पहला सवाल जाता है मनोज यादव जी को। मनोज यादव जी, जब जीत ही रहे हैं तो ईवीएम को क्यों कोस रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी आपके साथ उतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रख पा रही जितना अखिलेश जी को है? अखिलेश जी जो कह रहे हैं एक थी बीजेपी, ये भारतीय जनता पार्टी का आगे से डेफिनेशन हो जाएगा, तो ये कांग्रेस पार्टी इतनी डरी क्यों हुई है? रोज ईवीएम का एक नया बहाना क्यों खड़ा कर देती है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो सवाल पूछे थे इलेक्शन कमीशन से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको जवाब दिया है, 3 एनेक्स्चर लगाए, उसमें सारे सवालों के जवाब है। फिर वही सवाल, हर चुनाव के 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट जाना, भाई ईवीएम हटा दो, 100% वीवीपैट कर दो। 2019 में भी यही माइंड गेम था, अब भी यही माइंड गेम है। ऐसा क्यों है यादव जी? नाविका जी, आपको नमस्कार, आपके पैनल में बैठे सभी साथियों को नमस्कार। लगभग 2.5 महीने के बाद, पूरा जमीनी दौरा करने के बाद, जहां जहां भी मौका मिला वहां जा काम करके आज मैं आपके सामने रूबरू हूं, और ये बड़ी हर्ष की बात है और मुझे भी बड़ी खुशी हुई। लेकिन जो जनता में मैं देख के आया हूं, उस पे ये 28,000 वोट का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी हर सीट पे लाखों वोट से हारने जा रही है। अगर बेईमानी भी की होगी, मैं मान लेता हूं की होगी, तो निश्चित तौर पे वो बेईमानी भी काम नहीं आएगी। क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब हम स्लिप करते हैं तो हमें पकड़ने के लिए कोई एक पेड़ का ठूंठ भी नहीं मिलता जिससे हम अपने आप को रोक सकें। लेकिन नाविका जी, मुझे उस चुनाव आयोग को, जिसको मैं अब तक दिव्यांग कहता था, उसको आज मैं उत्तर प्रदेश की भाषा में एक बड़ा अच्छा शब्द मैंने इजाद किया है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने इस देश की सबसे विश्वसनीय संस्थाओं को लुल्ल बना दिया है, ये नया शब्द है, लुल्ल बना दिया है, कि वो आंकड़े प्रस्तुत करने में 10 दिन लगा रही हैं। तो इसका मतलब या तो कोई ओपीएम जैसा नशा करवाते हैं, या तो उन पे कोई कनपट्टी पे गन रख देते हैं कि जैसा हम कहेंगे वैसा आप करना। तो ये देश में अविश्वसनीयता जो बढ़ रही है, इस पे निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी को, चुनाव आयोग को और जितने भी लोग हैं सबको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन एक बात और भी मैं आपको बता दूं जो आपके दर्शक सुनना चाहते हैं। अगर किसी तरीके की चुनाव आयोग ने हेराफेरी की या कोई इस तरह का काम किया, तो जनता बैठी है क्रांति करने के मूड में। क्योंकि मैं जनता में जो खुशबू सूंघ के आया हूं, वो परिवर्तन की है, बदलाव करने की है। और अगर जनता बदलाव करना चाहती है तो कोई इलेक्शन कमीशन, कोई प्रधानमंत्री, कोई गृह मंत्री, उसकी कोई ताकत नहीं है। चूंकि इस पूरी दुनिया में भारत की ताकत भारत की जनता है। तो इसलिए हम तो एक ही बात कहेंगे, नरेंद्र मोदी जी, कोई अनावश्यक बात मत करिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, अपने काम पे वोट मांगिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है नाविका जी, देश के प्रधानमंत्री जिन बहनों को 3 तलाक पे निजात दिलाई थी, उनके भाइयों के अगर कहीं गलती से भी सर्टिफिकेट आरक्षण के बन रहे हैं तो मोदी जी को बड़ा दर्द है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ बहनों से प्यार है, भाइयों से नहीं प्यार है? खैर, जितना भी इस देश के इतिहास में लिखा जाएगा और जब जब ईवीएम का जिक्र होगा, किन भाइयों से प्यार है, किन बहनों से, इस चर्चा पर लौट कर आती हूं। लेकिन मनोज यादव जी, संवैधानिक संस्थाओं के लिए जो आपके शब्द हैं, मुझे लगता है इन शब्दों पर पुनर्विचार करना चाहिए। और मैं ये भी पूछूंगी, ये वोटर टर्नआउट का ऐप आपके पास है या नहीं? अगर आपके पास ये वोटर टर्नआउट का ऐप है तो इसमें आपको रियल टाइम में सारे अपडेट होने वाली चीजें दिख जाएंगी। लेकिन आपको पढ़ने लिखने से तो मतलब है नहीं, नंबर देखने से मतलब है नहीं, आपको सिर्फ लोगों के मन में कहीं ना कहीं डाउट पैदा करना है। और आप कह रहे हैं फिर जब चुनाव हो जाएंगे, अगर हम हारेंगे तो जनता जो है जो करना चाहेगी करेगी, कोई संस्था फिर कोई मायने नहीं रखती। बल्कि मैं तो कहूंगी कि आप ऑलमोस्ट ये कह रहे हैं कि देश में अराजकता फैले और आप इसकी तरफ प्रोत्साहन कर रहे हैं, जो बहुत डेंजरस गेम है। लेकिन शहजाद पूनावाला, नाविका जी, मैं एक बात क्लियर कर दूं, सुन लीजिए, आज मैं अपनी बात पूरी कर दूं। ये 2019 के चुनाव, मैं आऊंगी मनोज जी आपके पास। लेकिन शहजाद पूनावाला, 2019 के चुनाव से पहले 4 दिन पहले ईवीएम का, वीवीपैट का रोना था। इस चुनाव में फिर से
तब भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, अब भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। इलेक्टोरल रोल्स की भी चर्चा होती है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट वापस भेज देता है, लेकिन फिर भी ये मुद्दा उठाना है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये आदत हो चुकी है या ये अब हार का डर सता रहा है, इसलिए वापस ईवीएम का बहाना उजागर हो रहा है? देखिए नाविका जी, पहले 2 फेज के बाद ये लोग पस्त हुए, दूसरे 2 फेज के बाद ये लोग ध्वस्त हुए, और अब इनका सूर्यास्त हो चुका है 5वें फेज के बाद। तो जनता ने जिसको लुल बना दिया है 14 में, 17 में, 19 में, 22 में, 23 में, उनका मानसिक संतुलन इस प्रकार से हो जहां पर कि वो संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार का कुठाराघात करे, ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर कर रहे हैं, क्योंकि ईवीएम तो बहाना है, अपने परिवार को हार से तो बचाना है ना। नाविका जी, इनसे पूछिए, क्योंकि तो आपने बताया कि वोटर ऐप में तो आता ही है। 2019 में भी 7, 8, 9% का डिफरेंस था, 2014 में भी, उस समय पर कंप्लेंट नहीं किया था। आज कंप्लेंट कर रहे जब 2 या 3% का डिफरेंस है। फॉर्म 17C सबके पास होता है, और ये फॉर्म 17C केवल एक सीट का नहीं, ये तो पोलिंग बूथ तक का होता है, जिसका मतलब कि एक एक वोट को गिना जाता है और कैंडिडेट के पास पूरी टैली होती है, और अगर टैली में एक भी गड़बड़ है तो कैंडिडेट इस पे कंप्लेंट डालकर वहां पर ही रोका जा सकता है। परंतु मैं आपको बताता हूं असली मुद्दा क्या है। असली मुद्दा है कि आपको ध्यान डाइवर्ट करना है, और वो किससे? आज पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सुना है। ये संविधान बचाओ का ये नाटक और ढोंग रचते ना, पैरा 332 में लिखा है कि जिस प्रकार से मुस्लिम आधार पर आरक्षण दी गई ममता जी की सरकार के द्वारा, ये पूर्ण तरीके से संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के खिलाफ है, और केवल धर्म को आधार बनाकर ओबीसी कोटे से दिया गया, और आज 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट इस चक्कर में कैंसिल हुए। मेरे ओबीसी भाइयों बहनों का इतना बड़ा नुकसान, मतलब कि वाई का नुकसान एम के चलते हो चुका है, ये एमवाई की पार्टी के बाद। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये बार बार कर्नाटका, आंध्रा, केंद्र में बाकी जगह पर भी मुस्लिमों को आरक्षण देने के चक्कर में संविधान का शरीर नष्ट करना और ओबीसी, एससी, एसटी के कोटे से देने की बात। और आज तो राहुल गांधी का वीडियो सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी की सरकार हो, मनमोहन जी की, राजीव जी की सरकार हो, हमने हमेशा ऐसा सिस्टम बनाया जो तथाकथित पिछड़े वर्गों के खिलाफ काम करता था। आज मुझे लगता है कि ओबीसी के ऊपर जो इतना बड़ा फैसला आया है पश्चिम बंगाल की कोर्ट का, उस पर मैं जानना चाहता हूं कि मुसलमानों को धार्मिक आधार पर देना संविधान के खिलाफ है या नहीं है, और इस चक्कर में ओबीसी के अधिकार पर जो आज कुठाराघात हुआ है उस पर जवाब दे। मैं कह सकता हूं आज जो लोग घूम कर आए हैं उनकी जमीन तो बची नहीं, ये प्रोविजनली हार मान चुके हैं। फाइनल हार 4 जून को मानेंगे और 4 फेज में मानेंगे। पहले ओपिनियन पोल मीडिया को गालियां देंगे, फिर उसके बाद वो जनता को गाली देंगे, ईवीएम ईसी को गाली देंगे, और फिर उसके बाद देश को गाली देंगे। मनोज यादव जी, काउंटर। देखिए, अगर नाविका जी कोई ऐप है, कहीं पे आंकड़े हैं और आप चाहती हैं या देश जानना चाहता है और जान सकता है, तो ये चुनाव आयोग को जो मैंने शब्द कहा वो गलत थोड़ी नहीं कहा, बिल्कुल सही मैंने कह दिया। तो उसको 11 दिन क्यों लग रहे हैं भैया? या कोई नशा वसा कर देते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में नशे का चलन भी बहुत तगड़ा है, अब तो बोरे में पकड़ी जाने लगी है, वो पता नहीं क्या चिलम उलम टाइप का नशा होता है। तो चुनाव आयोग को कौन सी आपने बूटी सुंघा दी है जो 11 दिन लग जाते हैं? इस पे अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो आप क्यों प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो गए? चुनाव आयोग के आपके मामू का है क्या जो आपको दर्द हो रहा है? आप भी चुनाव आयोग से कहो ना, क्यों 11 दिन लगवा दिए भाई? क्यों लगवा दिए? अपने मामू के प्रोटेक्शन में आप खड़े हो गए। ये बात भी तो जनता जानना चाहती है। हमें आपत्ति है, आपको क्यों नहीं आपत्ति है? क्या कोई खालू वाला भी रिश्ता है क्या? अगर शहजाद पूनावाला जी आप जवाब देने असक्षम है तो मैं क्या कहूँ? मेरे पास समझ नहीं आया मुझे जवाब देने दीजिए। ये किस तरह की भाषा और ये क्या आरोप है? मामू है, खालू है, मुझे नहीं पता कि इस तरह की भाषा कभी किसी ने इस्तेमाल की हो चुनाव आयोग की तरफ। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि ये कोई भी ऐप नहीं है, ये ऐप एक संवैधानिक संस्था ने लगाई है। आपको मोदी पर विश्वास नहीं है, आपको संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, आपको ईवीएम पर विश्वास नहीं है, आपको तो किसी चीज पर विश्वास नहीं है। तो किसी चीज पर विश्वास नहीं होगा
तो सिस्टम चलेगा कैसे ये मैं नहीं देश जानती। में लेकिन मैं आ रही हूँ शहजाद जी, बिल्कुल आ रही हूँ आपके पास, लेकिन पहले तहसीन पूनावाला जी से पूछना चाहती हूँ। तहसीन पूनावाला जी, बस 2 सवाल है मेरे। यदि आप उनको मेरे मामू और खालू पर जाने का अधिकार देती हैं और मेरी बात ओके शहजाद जी, ओके काउंटर, हम क्यों है शो में? नाविका ओके काउंटर मनोज जी शांत। नाविका उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है, मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी आप स्वीकारती नहीं है तो मुझे बोलने का मौका देंगी। धन्यवाद आपका। नाविका, बिल्कुल शहजाद जी जवाब दीजिए। नाविका, अब मैं आपसे चाहूंगा कि मेरी बात को आने दिया जाए, ना कि बीच में हस्तक्षेप हो। नाविका, जिन लोगों ने देश को, मुख्यमंत्री पद को और पार्टी के अध्यक्षता के पद को अपने बाप की जागीर समझ के रखा हो, उनको लगता है संवैधानिक संस्था जो देश की संस्था है उसके बचाव में बोलना मतलब अपने मामू और खालू के लिए बोलना, क्योंकि आप लोग अपने चाचा और भतीजे के आगे देख नहीं पाते, इसलिए देश की संस्था, देश की सेना, देश के राम मंदिर पर आप लोग कुठारा गात देते हैं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी बाप की और तुम्हारी मां की और तुम्हारे चाचा की और तुम्हारे भतीजे के अलावा तुम्हारी आंखों में मोतिया भी है परिवारवाद का। इसीलिए अपनी हैसियत में रहो और मनोज यादव ये बताओ कि मुसलमानों को छीन कर जो दिया है यादव समाज का, उस पर बोलने की तुम्हारी हैसियत है? तुम्हारे मामू का दिया है क्या मुसलमानों को? तुम्हारी खालू का दिया है क्या मुसलमानों को? अरे बताओ मनोज यादव, तुम्हारी औकात हो तो मामू और खालू का छीन कर मुसलमानों को दिया है। और नाविका, इस प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी यदि नवभारत के पंच पर अगर यह व्यक्ति हर प्रवक्ता के लिए और हर पार्टी के लिए करेगा तो आइंदा से आप इनसे डिबेट कीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी को मत बुलाइए। आप क्यों इस प्रकार की टिप्पणी स्वीकार्य है क्या? क्या इसके बाप का आरक्षण छीन के दिया था क्या मुसलमानों को? मनोज यादव के बाप का आरक्षण दिया गया? माफ कीजिएगा, मैं अब इस डिबेट में आ रही हूँ। मनोज यादव जी और शहजाद पूनावाला जी, कौन होता है? भाषा पर नियंत्रण करने के लिए आज चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को कहा है, दोनों पक्षों को कहा है कि नहीं, मनोज यादव के बाप का आरक्षण है क्या? क्योंकि देश का फैब्रिक आप सोशल फैब्रिक खराब नहीं करें। ये हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, एक गलती करे तो दूसरे को भी गलती करना नहीं चाहिए। मैं शहजाद जी आप बैठिए ना, आप तो बात कह चुके, आपकी पूरी बात मैंने सुनी है। शहजाद जी, नाविका जी हम डिबेट आपने करने पूरी बात सही है, जनता ने आपकी पूरी बात सुनी है। नाविका जी एक सेकंड, मैं मेरी पार्टी का अधिकृत नुमाइंदा होने के नाते एक संस्कृत एक अच्छी डिबेट करने आता हूं। मैं किसी से व्यक्तिगत नहीं होता हूं, पर आज जिस प्रकार से इसने मेरे परिवार पे हमला किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनके साथ डिबेट में नहीं बैठूंगा। आप डिबेट चलाइए और इनसे पूछिए इनके बाप का दिया था क्या आरक्षण कि मुसलमानों को थमा दिया। आप करिए, मैं इस प्रकार के भद्दे और अशालीन व्यक्ति से डिबेट नहीं करूंगा। शहजाद जी, मैं आपसे खाली इतनी विनती करूंगी कि आप एक बहुत बड़े दल के बहुत बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आप सबका दिल जीतने के लिए और आप सक्षम भी हैं और आप काबिल भी हैं इसके लिए। ये मामू खालू को लाने की आवश्यकता क्या है? मैं तो कह रही हूं कि ये बिल्कुल सही नहीं है। माफी मंगवाइए। मैं बिल्कुल कह रही हूं ये सही नहीं है। मैं बिल्कुल आपत्ति जता चुकी हूं इस पर और इसीलिए मैंने आपको बोलने का मौका भी दिया। मनोज यादव जी, आप इतने दिनों के बाद लौट कर आए हैं। ये कौन है? नहीं मनोज यादव जी, मुझे लगता है हमें एक सीमा में रहना चाहिए। हमें एक सीमा में रहना चाहिए और ये सीमा हम सबके लिए सही है, हम सबके लिए सही है। नाविका, मैं इनसे पूछूं कि तेरे बाप ने बिल्कुल मैं इस डिबेट में कभी भी नहीं चाहूंगी मेरे किसी भी आदरणीय पैनलिस्ट के साथ इस तरह से हो और मैं समझती हूं और मैंने पहले ही अपनी आपत्ति जताई थी, लेकिन मेरे साथ यहां तहसीन जी भी बैठे हैं और मैं माफी मांगती हूं। शहजाद जी आप बैठे तो सही, उत्तेजित मत हो। 5 फेज हो चुके हैं, 6ठा होने वाला है और हम सब मिलकर इस देश को आगे लेकर जाएंगे। कोई अलग अलग थोड़ी है। तो हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद मत करिए। और मैं इतना ही कहूंगी मनोज यादव जी से भी। लेकिन तहसीन पूनावाला, सवाल वापस अगर लौट कर आए डिबेट का, तो ये ईवीएम का डर
और जो प्रधानमंत्री कह रहे थे, दो सवाल ही हैं मेरे पास। एक, ये ईवीएम का डर बार बार क्यों आता है और हर बार सुप्रीम कोर्ट में ऐसे उजागर किया जाता है, इलेक्टोरल रोल पर हो, ईवीएम पर हो, आप हर चुनाव से पहले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, लौट कर आते हैं, लेकिन लोगों के मन में आप डाउट डालना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप एक कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने जो कहा आरक्षण के मामले में, आज हाईकोर्ट ने, बंगाल के हाईकोर्ट ने, कैलकाटा हाईकोर्ट ने वही वर्डिक्ट दिया। आज मैं पूछना चाहती हूं कि इतने अपशब्द प्रधानमंत्री को कहे गए कि हिंदू मुसलमान करते हो, क्या आज बेनकाब हो गया है विपक्ष? नमस्कार नाविका जी, थैंक यू सो मच आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करूंगा, उम्मीद है मुझे टोका नहीं जाएगा, रोका नहीं जाएगा। मैं जो सवाल के पूछ रहा हूँ उसके सही सही जवाब मिलेंगे। धूले, पुणे के नजदीक, जहां से बीजेपी के प्रवक्ता भी आते, वहां पे हमने फॉर्म ए फॉर्म बी का टैली किया फॉर्म 17C के साथ। फॉर्म ए और फॉर्म बी के जो टोटल वोट्स है 17C के साथ 85,943 वोट्स का डिफरेंस आया। कहां से आए ये 85,000 लोग? कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है? ये कहां से आए ये लोग? हम पूछे तो हम खराब, ये अगर कोई लास्ट मिनट आए लोग तो लाइन में होगा, कुछ कैमरा में दिखेगा, कहां से लोग आए? पूछते तो पुडुचेरी के इलेक्शन ऑफिसर कहते हम एब्सोल्यूट नंबर्स देंगे चुनाव के प्रक्रिया के बाद। क्यों देंगे? मैं कोई मामा, चाचा, खाला, पिताजी की बात नहीं करूंगा, मैं समझता हूँ ये शब्द गलत है, मेरी भी मामा है, लेकिन कौन है? व्हाट राइट डज द पुडुचेरी इलेक्शन कमिश्नर हैव? उसके पास क्या अधिकार है डिनाई करने को? इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में कहता है, जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हम एब्सोल्यूट नंबर्स टैली नहीं कर सकते 17C का, बट ईवीएम के केस में कहते हैं ईवीएम में इमीडिएटली टैलिंग होती है। अगर इमीडिएट टैलिंग होती है तो क्यों आप नहीं कर सकते? और नहीं कर सकते तो 2019 में कैसे किया था, 2014 में कैसे किया था इमीडिएट टैलिंग? उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं। सवाल पूछते तो हम कहते हैं, हमें कहा जाता है हम इलेक्शन कमीशन के विरोध है। मैं आपको एक चीज कहते हैं, मुझे प्लीज और 20 सेकंड देना, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरा ये ईवीएम के साथ ही जो लड़ाई शुरू हुई, ये पुणे से शुरू हुई। आप जानते हो, एक व्यक्ति, एक कॉर्पोरेटर, हमारे कॉर्पोरेटर थे, उसको उसके वार्ड से 0 वोट मिले, 0 वोट। उसकी पत्नी और खुद के वोट नहीं मिले जिस वार्ड से उसको आया। सरप्राइजिंग। और जब भी एक्स्ट्रा वोट आती है ईवीएम में, मैं कोई नहीं कह रहा हूं कोई धांधली हो रही है, कोई गलती हो सकती है, मैं मानता हूं, जो भी एक्स्ट्रा वोट आता हमेशा कमल का क्यों निकलता? कभी हाथ का नहीं, साइकिल का नहीं, झाड़ू का नहीं, कमल का ही क्यों निकलता एक्स्ट्रा वोट? यही सवाल हम पूछ रहे हैं। जब भी हम ये सवाल पूछते हैं हम पे अटैक होता है, हम जैसे संस्था के खिलाफ है। इन सवालों के आप स्पष्ट जवाब दे दीजिए। कौन है पुडुचेरी का इलेक्शन ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर की इतनी हिम्मत की कहेगा मैं नहीं दूंगा आपको? वो संविधान से ऊपर है, वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। इलेक्शन कमीशन कहेगा हम टैली नहीं करेंगे। और ये ऐप की आप बात करते हैं, ये ऐप में कौन टैली करता है? प्रक्रिया के दौरान कहां लिखा है कि कोई भी आरटीआई का जवाब इस तरह से दे? मुझे हर्षवर्धन त्रिपाठी ये बता दीजिए, संवैधानिक संस्थाओं के भी तो कुछ नॉर्म्स होंगे। जो सवाल तहसीन पूनावाला पूछ रहे हैं उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है या फिर से वही डाउट और वही कंफ्यूजन क्रिएट करने की एक कोशिश? देखिए नविका जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि राष्ट्रीय टीवी चैनल पर बहस का ये स्तर नहीं होना चाहिए। रैली में भगदड़ हो जाए, रैली में हुड़दंग हो जाए, रैली में एक दूसरे को मारे पीटे, ये भी बहुत गलत है। और अगर वो टीवी चैनल पर दिख रहा है तो ये शर्मनाक है। लेकिन किसी को भी चुनाव आयोग से कुछ भी पूछने का अधिकार है। कुछ भी मतलब कुछ भी। वो संख्या पूछे, वो पूछे कि क्यों चुनाव आयोग को 4 दिन और 11 दिन लगा, बिल्कुल पूछना चाहिए। और उसका जवाब देने के लिए ही चुनाव आयोग बना है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसके नियम कानून सब तय हैं। और जितने उदाहरण तहसीन पूनावाला जी ने दिए, मैं तो कहता हूं कि जो अभी तक का नियम है ये सबको पता है, जिसको नहीं पता हो जानना चाहिए। जब ईवीएम के बाद वीवीपैट लगा तो रैंडम कोई भी, जिसको कहते हैं ना कि 5 जो वहां ईवीएम मशीनें लगी होती हैं उसकी जांच हो सकती है। मैं ये कहता हूं कि जहां जहां आशंका लग रही है उसके लिए बाकायदा चिट्ठी लिख के इन राष्ट्रीय पार्टियों को जाना चाहिए और उसकी जांच करानी चाहिए। इसमें कोई भ्रम, इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है। इसमें जरा सी भी संदेह की गुंजाइश, किसी के भी मत को अगर लगे कि हमारा मत ठीक नहीं पड़ रहा है, लेकिन बार बार ये संदेह पैदा करना और बार बार अचानक आप खड़े हो जाएं और कहें कि नहीं नहीं पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा तंत्र गलत है। और मैं भी ये मानता हूं कि भारत के लोकतंत्र में कोई भी, कितनी भी मजबूत सरकार, कितना भी मजबूत व्यक्ति हो, वो लोकतंत्र का अपहरण अब नहीं कर सकता। वो समय चला गया।
जब बैलेट बॉक्स लूट लिए जाते थे, जब लठ वाले लोग रहते थे। अभी भी लोग लठ चलाने की कोशिश करते हैं, समय बदल गया। अब सीआरपीएफ के जवान होते हैं तो गुंडे भाग जाते हैं, नहीं तो पहले तो गुंडे बैठ जाते थे लाठी लेके, बंदूक लेके, और लूट लेते थे, बैलेट बॉक्स फेंक दिए जाते थे। अब वो सब नहीं होता। टीएम रिटर्निंग ऑफिसर अंतिम में सबकी गिनती कराता है, जिस बूथ पर होते हैं वहां के जो बीएलओ होता है उसके साथ जो रिटर्निंग ऑफिसर, और सभी पार्टियों के जितनी अधिकृत पार्टियां हैं उनके जनप्रतिनिधि भी होते हैं, उनके साइन के बाद ही वो ईवीएम मशीनें वहां रखी जाती। यह संभव नहीं है कि उसमें नई ईवीएम मशीन जोड़ दी जाए या नया वीवीपैट जोड़ दिया जाए। और एक बात देश को जानना चाहिए, इस देश में सर्वोच्च न्यायालय काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका गई वहां उन्होंने दो चीजें जोड़ी हैं। एक तो ये कि जिस सिंबल लोडिंग यूनिट होती है, यानी जिससे अलग अलग पार्टियों के चुनाव चिन्ह डाले जाते हैं, उसको वो सुरक्षित रखेंगे। यानी कल को कोई कहे कि नहीं भाई कुछ गड़बड़ कर दी गई थी, ऐसे सिंबल लोड किया गया कि आप साइकिल पर भी दबाएं, हाथ पर भी दबाएं तो कमल पर जाएगा, या कोई भी कहे वाइस वर्सा कुछ भी कहे, उसकी जांच हो सके, ये सर्वोच्च न्यायालय ने किया। नंबर एक, ये देश को जानना चाहिए। दूसरा एक जो जरूरी काम किया है जिसको जरूर जानना चाहिए, अगर जो दूसरे और तीसरे नंबर के प्रत्याशी हैं उनको लगता है कि किसी भी जगह पर जो प्रत्याशी जीत रहा है वो गलत तरीके से जीता, उसके पक्ष में कुछ मत गया है, तो वो बाकायदा चुनाव आयोग में जाकर कह सकता है, नए सिरे से वोटिंग तक का प्रावधान होगा अगर हुआ तो। लेकिन उसमें एक और चीज है, ऐसे ही कोई भी आकर नहीं कह सकता कि आप निर्दलीय कोई प्रत्याशी खड़ा करा दें, उससे एक पर्ची डलवा दें, और अगर वो गलत निकला तो आपको उसका खर्च देना होगा, यानी जो उस व्यवस्था में जो खर्च हुआ होगा वो देना होगा। अब ये क्लैरिटी होने के बाद भी अगर कोई चुनाव आयोग पर कहे, और देखिए चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चिट्ठी लिखी है, चुनाव आयोग ने उसको बताया डिटेलिंग, पूर्व चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त का हम लोगों ने बयान सुना था, और ये जो वोटर टर्नआउट ऐप है, मैं तो इसको सचमुच जिसको कहते हैं ना कि कमाल की चीज है, भारत किस तरह से बढ़ रहा है ट्रांसपेरेंसी की ओर, एक्यूरेसी की ओर, और ये टर्नआउट आप किसी भी वक्त देख सकते हैं। कोविड के जमाने में कोविड ऐप था, उस पे भी सवाल था, अब वोटर टर्नआउट ऐप है, उस पे भी सवाल है। सबा नकवी जी, मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन आपको पूछने से पहले मैं अमित शाह के साथ इंटरव्यू में मैंने जब ये सवाल पूछा था, मैं आपको सुनवाना चाहती हूं, दर्शकों को सुनवाना चाहती हूं कि एक्सप्लेनेशन क्या है और क्या उसके बाद ये कोई कंफ्यूजन रह जाती है। सुनिए अमित शाह जी। दो प्रकार से आज भी चुनाव में वोटिंग हो रही है। जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज सरकारी अफसरों का वोटिंग होता है, उसमें सभी कैंडिडेट्स को अपना पोलिंग एजेंट बिठाना होता है। वोट पेटी वोटिंग के बाद सील कर दी जाती है और वहां एक सर्टिफिकेट मिलती है कि इस बैलेट बॉक्स के अंदर इतने वोट पड़े हैं, और इस पर साइन लिया जाता है। इसी तरह से जो मशीन है वो भी सील की जाती थी और इस पर भी साइन होते हैं, इससे कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, ये सबको मालूम है। मगर हार वो अभी से देख पा रहे हैं, इसलिए हार का जवाब अभी से तैयार करें। तो सवाल मैं पूछती हूं सबा नकवी जी, अगर हर मशीन एजेंट्स, पोलिंग एजेंट्स के सामने काउंट किया जाता है, सील किया जाता है, बक्से में डाला जाता है, और जो लोग लाइन में खड़े हैं पहले नंबर आता है, जब तक वो रहते हैं पोलिंग एजेंट्स वहीं बैठते हैं, और जब तक वो ट्रांसपोर्ट होकर सेफ हाउस में लॉक नहीं होता तब तक पोलिंग एजेंट्स रहते हैं। फिर उसके बाद क्या इस डाउट की कोई लॉजिक है, कोई इसका तो मैं समझाती हूँ, मैं डिटेल में आती हूँ नविका जी, क्योंकि मैंने भी बहुत, मैं मानती हूँ ये पार्टी का सवाल नहीं है, ये संस्था का सवाल है। और इसमें वो जो फॉर्म 17 की जो बात है, हम जाते हैं, मानिए कि हम लोग सब जो इस पैनल पे हैं एक ही पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं और दबा रहे हैं, हमारा सबका नाम उस फॉर्म में आ रहा है। तो इस बार जो टेक्निकल चीज, मैं इधर उधर नहीं जा रही, मैं इस बार जो शक, और इसलिए चुनाव आयोग को ये शक की गुंजाइश देनी नहीं चाहिए। तो जैसे ही वोट खत्म होता है तो उसमें नंबर पहले आता है। इस बार हो क्या रहा है कि वो परसेंटेज पहले बताते हैं और एक्चुअल नंबर बाद में बता रहे हैं। आप समझ गए मेरी बात, क्योंकि आप तो मुझसे ज्यादा आर्थिक जर्नलिज्म, मुझे याद है आपने बहुत किया है। मुझे ये समझाया गया है टेक्निकल लोगों, क्यों मैंने पूछा कि
आप मुझे समझाइए, क्योंकि हम लोग लाइटली ऐसी चीजें नहीं कह सकते। इस पे सवाल उठे कि वो काउंट तो इंस्टेंट होता है, काउंट तो ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो वो नहीं आ रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कुछ फेजेस में परसेंटेज पहले किया। दूसरी बात, आपने इलेक्टोरल रोल्स पर उठाया सवाल नविका, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि कुछ लोग इलेक्टोरल रोल से उनके नाम गायब, और ये कहना कि वो वीडियो फुटेज और हम लोग सबके रिपोर्टिंग का ये हुआ नहीं है, और हिंदुस्तान में ये कहना कि आज सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रहा है, क्योंकि ये भी गलत होगा, क्योंकि ऐतिहासिक तरीके से जो मजबूत लोग थे वो गरीबों को वोट नहीं देने देते थे। ये भी सच है। हम सब ने लठायत देखे हैं, जो दलितों के गांव जा रहे हैं, नहीं वोट देने दे रहे हैं, आदिवासी को नहीं दे रहे। ये कमजोर तबकों के साथ हुआ है। इस बार आप जानती हैं किसने सबसे पहले इलेक्टोरल रोल्स का कंप्लेंट किया? आपको पता होगा, तमिलनाडु से अन्नामलाई ने कहा कि उनके 1 लाख वोटर गायब हो गए हैं। इससे पहले कि यूपी के संबल से ऐसी खबरें आए, उन्होंने कह दिया, क्योंकि वो पहले था चुनाव, कि उनके इलेक्टोरल रोल्स से नाम गायब है। अब इलेक्टोरल रोल्स पर हम लोग बहुत ही सीरियस बात कर सकते हैं, और मैं समझा भी सकती हूँ, क्योंकि मैंने डिटेल में देखा है रोल कैसे बनते हैं, इसमें कमजोरी क्या है। ये पूरा डिबेट, मैं किसी पार्टी पर निशाना, ये पूरा डिबेट, ये संस्था को, मुल्क के लिए बिल्कुल हेल्दी बनाने के लिए मैं अपनी आवाज उठाती हूँ। और इसके लिए मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब गिनती पहले आ रही है तो चुनाव आयोग गिनती बता दे, परसेंटेज बाद में बताए। जी ओके, शहजाद पूनावाला जवाब देना चाहते हैं। शहजाद जी, तौसीफ भाई आ रही हूं आपके पास। देखिए, सबसे पहले तो सबा जी को पता होगा कि इलेक्टोरल रोल में नाम न होना और जो वोट पड़े हैं उसकी संख्या को गड़बड़ बताना, ये दोनों अलग विषय है। तो मुझे लगता है दोनों चीजों को कन्फ्लेट ना किया जाए। दूसरी बात, सबा जी, मैं तो आपसे उम्र में भी, अनुभव में भी बहुत कम हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फॉर्म 17C हर कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट के पास हर बूथ का अवेलेबल होता है। जब पोलिंग क्लोज होता है तब दोनों पोलिंग एजेंट्स उसको साइन करते हैं सारे इलेक्शन प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ। मतलब उनको तो एब्सोल्यूट नंबर्स हर बूथ में कितना पड़ा है वो तो इलेक्शन कमीशन से पहले पता चल जाता है। यही तो ट्रांसपेरेंसी है। और जब वोटिंग के दिन पे, काउंटिंग के दिन पे वो खुलता है, तब वो टैली कर सकते हैं कि इतने बूथ में इतने ही वोट है। तो मुझे बता दीजिए कि जब ये हर बूथ के लेवल पे हर कैंडिडेट के पास है तो बढ़ाएंगे 28,000 वोट प्रति सीट पे कहां से? आप कल्पना कीजिए लॉजिकली। और आखिरी बात, केवल आखिरी बात, मैं ये कह रहा हूं सबा जी कि क्या ये सिस्टम जो आज ये लोग लागू कर रहे हैं, क्या ये सिस्टम आज से पहले नहीं था? क्या इसी प्रकार से जो फॉर्म 17C देने का, फॉर्म 17C का डेटा इससे पहले कब ऑनलाइन था, वो मुझे बता दीजिए। मैं जवाब देती हूँ शहजाद, क्योंकि ये बहुत सीरियस मुद्दा है। बिल्कुल, आज ये एक ऐप है जिसपे आप देख सकते हैं। पहले इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ये टेक्निकल डेवलपमेंट से हुआ है। एंड्रॉइड हो, एप्पल फोन हो, किसी फोन पर आप कर सकते हैं। लेकिन जनता का सवाल है। सबा जी 1 मिनट रोकूंगी, क्योंकि जनता बहुत से सवाल पूछ रही है। अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, विपक्ष ये बताए कि अगर उनके हिसाब से ईवीएम खराब है तो वो क्यों दावा कर रहे हैं कि 4 जून को उनकी सरकार बनने जा रही है? क्या विपक्ष अपने ही दावों में अभी तक उलझा हुआ है? पहला सवाल तो ये है। नरेश चौहान का अलवर से सवाल है, क्या ये सच नहीं कि भाड़े की भीड़ कमोबेश सभी पार्टियां बुलाती हैं? सुधीर सिंह का कानपुर से सवाल है, सबसे अधिक चुनाव हारने का रिकॉर्ड राहुल गांधी के नाम है। अगर कांग्रेस अब ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाने लगे तो क्या ये नहीं समझे कि हार का डर है? और स्वतंत्र गोयल का कानपुर से ही सवाल है, 2014-2019 के चुनाव में भी राहुल की रैली में जबरदस्त भीड़ जुटती थी, लेकिन फिर वो वोट कहां चले गए? और एक सवाल राहुल सैनी का कन्नौज से है, इंडिया अलायंस वालों को क्या हार का डर सता रहा है जो रोज रोज बहाना कर रहे हैं? पहले मनोज यादव जी आप जवाब दें, फिर तहसीन। देखिए, मेरे पास एक ये पिक्चर है मोबाइल में और भी चुनाव आयोग का है। इसमें नाविका जी ये बताया गया है, गोंडा लोकसभा क्षेत्र का मामला है, कि 5 बजे तक लगभग अनुमानित जो आंकड़े आए हैं वो लगभग 50.21% के करीब आए हैं। 5 बजे तक का डेटा ये इस पे। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर 5 बजे तक का डेटा चुनाव वाले दिन शो किया जा सकता है,
कि 50 पॉइंट समथिंग वोट पड़ा, तो 2 दिन बाद तो आंकड़े सारे आ जाने चाहिए। मान लो डीएम महोदया बिजी होंगी, एसपी बिजी होगा, प्रशासन बिजी होगा, मत पत्रों को, सारे ईवीएम मशीनों को जमा कराने में सब व्यस्त होंगे। मुझे याद है कि मैं खुद गोंडा में मैंने लगभग 3 बजे ईवीएम अपनी लोकसभा की 4 लोग विधानसभा की मैंने अपने सामने सील कराई है। तो कब तक, मतलब कितने 10 दिन बाद देंगे? तो क्या आराम करने चले गए थे क्या? कि हाथ पैर में दर्द ज्यादा था तो हाथ पैर में तेल मालिश करवाने चले गए, जो 11 दिन बाद आंकड़े चुनाव आयोग प्रस्तुत करेगा? ये एक संदेह पैदा करता है। और ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, संस्थाओं की जिम्मेदारी। पर आपका जो संदेह है वो जाने का नाम ही नहीं लेता, और आप पर किसी का संदेह हो उसका आप जवाब नहीं देते। तो आज तौसीफ भाई आपसे पूछना चाहूंगी, आज ममता बनर्जी के खिलाफ इतना बड़ा वर्डिक्ट आया है कैलकाटा हाईकोर्ट से, और वो कहती है मैं नहीं मानती। ये कॉन्स्टिट्यूशन बचाने वालों का ये रवैया रहेगा कि भाई अगर हाईकोर्ट ने कुछ कहा है तो मैं नहीं मानती, क्योंकि ये क्या जो प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे थे वो आज सच साबित हो गए? नहीं नाविका जी, न्यायिक प्रक्रिया है और ममता बनर्जी का पूरा अधिकार है कि वो इस जजमेंट को माने या ना माने। वो अपील में बिल्कुल जा सकती है। इसके पहले भी एसएससी एग्जाम्स के पे रिलेटेड जो आए थे जजमेंट, उस पे भी उन्होंने नहीं माना उस जजमेंट को। वो सुप्रीम कोर्ट में आई, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया। भाई उस एसएससी एग्जाम्स में लगभग 26,000 के टीचर्स के नौकरी का सवाल था। आज जो है, आज 5 लाख के लगभग ओबीसी सर्टिफिकेट्स का सवाल है लोगों के। ये तो मुद्दा तो किसी पार्टी का नहीं, ये मुद्दा जनता का है। 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट आज जिनके पास में है वो तो जनता का मुद्दा ही उठा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन प्रधानमंत्री उठाए तो गलत, विपक्ष उठाए तो सही। ईवीएम में दिक्कत, इलेक्शन कमीशन जो संवैधानिक संस्था है उस पर विश्वास नहीं, कैलकाटा हाईकोर्ट कुछ कहे, संवैधानिक संस्था है, जुडिशियरी है, उस पर विश्वास नहीं। अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड पे कह दे कि बीजेपी गलत है तो विश्वास है, तालियां बजेंगी। अगर इनके खिलाफ वर्डिक्ट आ जाए तो विश्वास नहीं। क्या इस तरह की राजनीति इस देश में लोकतंत्र को और स्ट्रांग करेगी, या सवालिया निशान देश के अंदर से इस देश को कमजोर बनाएगा? ये जनता को सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये सवाल है पब्लिक का। पब्लिक को क्या सही लगता है और कौन सही कौन गलत, क्या फैसला करेगी पब्लिक? शायद आज सभी ये चाहते हैं कि 4 जून का इंतजार हो और पब्लिक अपनी जजमेंट देगी। क्या कहेगी पब्लिक, सबको सर आंखों पर रखना पड़ेगा।